अब दिख रहा है? ठीक है, और ठीक है, 3 बना 4 बना, कोई दिक्कत नहीं। ये लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है? P3। ये M3 है, M3। ये पहला मास पार्टिकल, दूसरा मास पार्टिकल, तीसरा मास पार्टिकल, तीनों का रेडियस, तीनों की वेलोसिटी। देखते हैं, देखिए एक बॉडी क्या कर रही है, एक्स वाई प्लेन में घूम रही है, तो ओमेगा कहां रहेगा, जेड की तरफ। ठीक, एक्स वाई प्लेन में घूम रही, अब घूम रही है तो सारे पार्टिकल घूम रहे हैं, लेकिन सब पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग, सब पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग। v1 इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, v2 v3, और सबकी रेडियस r1 r2 r3, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूं पहले पार्टिकल की, तो कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर। बट v1 क्या है, r1 ओमेगा, velocity is equals to r omega, so can I write half m1 r1 omega whole square? नहीं, नहीं आएगा। You are taking the magnitude everywhere, you are taking the magnitude everywhere, so you will take r1 omega only। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़ते हो बेटा इसका, v is equals to r omega, कुछ है यूज करना, नो साइन थीटा, r1 ओमेगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल की क्या हो जाएगी, की हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल्स की हो जाएगी हाफ m3 r3 ओमेगा स्क्वायर, डैश 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 हाफ mn rn ओमेगा स्क्वायर। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इन सबका सम, इन सबका सम। सो माय काइनेटिक एनर्जी नाउ वुड बी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डैश 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 हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश 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 mn rn स्क्वायर। और ओमेगा बाहर। ये क्या है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एम आई आर आई स्क्वायर। देखो हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एम आई आर आई स्क्वायर। ये क्या है आपका आई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर।
ट्रांसलेशनल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल में मास का एनालॉग क्या है? आई। सो हाफ एम की जगह क्या आ गया? आई। और वी का एनालॉग क्या है? ओमेगा। सो वी की जगह क्या आ गया? ओमेगा। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन। वही देख सर, लिखिए। It is the energy possessed. It is the energy possessed by the body on on account of its rotation, on account of its rotation about a given axis, about a given axis. Let a body of n particles, n particles, having masses m1, m2, m3, dash dash dash, mn, and position vectors r1, r2, dash 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 rn, moving with the velocities v1, v2, dash 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 vn. Kinetic energy of the first particle. पूरा ज्यो का त्यों लिख लीजिए।
Tell so. ओके यार 5 दिन में 10 बोल दिया तो मैंने लिखा दिया। लास्ट स्टेप नहीं लिखा था। Okay, देखो Sir, it is omega square. ओमेगा स्क्वायर। अभी हो गया। रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन बना लीजिए। So, हाँ बेटा, so video is blurring a lot. वीडियो इज ब्लरिंग अलॉट। ओके ओके वेट। नाउ इट इज टाइम। Better. Okay. समझते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन? अभी भी नहीं है सर बोर्ड क्लियर। अभी भी नहीं है बोर्ड क्लियर? यस सर। Yes, sir. So फिर से हो ब्लर हो गया. रहा है। वाओ। यार अभी
क्लियर प्लीज Yes, sir, clear है. जूम कर दीजिए थोड़ी और रुक जाए। ठीक है, सर के R1 R2 ऐसा फोर्थ क्या लिखा है सर? एक R1, एक R2, एक R3, एक K, कैपिटल के। यस समझते हैं व्हाट इज रेडियस? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट जब था जब आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थे, लेकिन आपको ये कोर्स में है, हटा नहीं। समझिए इसको, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक ऐसे पॉइंट की जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास क्या है? कंसंट्रेट है। जिस पॉइंट पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वो किसके इक्वल होगा? जब पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालोगे उसके। समझिए, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कैसे निकालते हैं? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश 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 mn rn स्क्वायर। ये जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कारण निकालते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा, वो है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है? उस पॉइंट की रेडियस, उस पॉइंट की रेडियस जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास क्या है? कंसंट्रेट है। और उस पॉइंट पे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। नहीं, COM तो नहीं होगा। COM इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, बट आप टॉर्क क्या लेते हो? 0। तो इट कुड बी और CM ऑल्सो, इट कुड बी और CM ऑल्सो, बट इट डिपेंड्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे COM ही हो, वैसे तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। रेडियस ऑफ जाइरेशन में ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जहां पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट हो और जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी इक्वल हो? जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के कारण। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये तो आपको पता है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी इक्वल हो जाएगा? जो आप इस पॉइंट पे निकालोगे वो कितना है? m k। इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? इस पॉइंट पे मास कितना है? m, और इसकी रेडियस कितनी है? k। सो m k स्क्वायर, m k स्क्वायर। ठीक, रेडियस ऑफ जाइरेशन इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? उस पॉइंट पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो पूरी की पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, दूसरा अगर आप उस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, इसका मतलब है आपने पूरे जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, सेम ही बात हो जाएगी, सेम ही बात हो जाएगी। या तो आप इस पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो या पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, दोनों क्या होगी? सेम। सो दिस इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। देखना कैसे निकल जाएगा ये। सपोज जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं उनका मास क्या है? स्मॉल है। सबका मास क्या है? सेम, स्मॉल है। तो ये हो जाएगा m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर डैश 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 m rn स्क्वायर। m ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा? n से कर दो डिवाइड और मल्टीप्लाई। n से कर दो डिवाइड और मल्टीप्लाई। m इंटू n क्या हो जाएगा?
एक पार्टिकल का मास है m, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m इंटू n, हो जाएगा कि नहीं? एक पार्टिकल का मास कितना है स्मॉल m, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं n, so स्मॉल m इंटू स्मॉल n कैपिटल m, total mass of the body which is supposed to be concentrated at point P. So m k क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ, ठीक, क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन? फिर से वही बात, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where the whole mass of the body is supposed to be concentrated and the moment of inertia at that point is the same as the distribution of mass. क्या है? Perpendicular distance of the point from the axis of rotation where the whole mass of the body is supposed to be concentrated and the moment of inertia at that point is the same as the distribution of masses. That is radius of gyration. Mathematical concept. सेंटर ऑफ मास में कैसे कंसंट्रेट हो गए थे एक पॉइंट पे? क्योंकि जरूरी थोड़ी है उस पॉइंट पे पूरा मास हो, ये भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे मास हो ही ना, ये भी हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली हमें ये सारी कंडीशंस सॉल्व करने के लिए हमने क्या माना? सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. व्हाट वी हैव सेड? सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. समझ में आया? लिखो रेडियस ऑफ जाइरेशन. रेडियस ऑफ जाइरेशन. कभी कभी सोचते हो कि ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? मैं भी सोचता था ये सब क्यों है ये. I mean, I don't find any use of this radius of gyration until unless आपको perpendicular parallel axis theorem ना हो. ठीक है, लिखो फिर. It is the perpendicular distance of a point P from the axis comma where if whole mass of the body were concentrated comma मास के लिए बहुत नहीं आएगा. हम तो बहुत से लिखो बस हम बता रहे क्यों आएगा. were concentrated comma the body shall have shall SHA the body shall have. सपना मैडम. सर उसके पहले क्या बोला आपने? If the whole mass of the body were concentrated, comma, the body shall have the same amount of inertia, as it has with the actual distribution of mass.
actual distribution of mass. Full stop. डायग्राम बनाइए, बना लिया? ओके. Suppose a rigid body consists of n particles each of mass m, each of mass small m. मास क्या है सबका? स्मॉल. लेट R1 R2 डैश 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 नहीं अभी देखो. लेट R1 R2 डैश 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 Rn बी द, ऐसे बनाना, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस Therefore, लाइन चेंज करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू, यहां से लेके यहां तक पूरा लिख लीजिए. हाँ तो अच्छा, हाँ तो यहां से लिखिए सीधा. रुको लिखो तो हम बता रहे हैं. That's all. Since okay. Total mass capital M were concentrated at capital P since total mass capital M were concentrated at point P at distance capital K from the axis, capital K from the axis. Therefore, MOI, moment of inertia,
I dash is equals to mk square. लिख लिया? When k is radius of gyration, तो I dash किसके इक्वल हो जाएगा? I के। तो ये जो हर्ष पूछ रहा था एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एम R1 प्लस R2 डैश 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 Rn अपॉन m। m से m कैंसल, k आ जाएगा रूट ऑफ बेटा सारे डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर रहते हैं। आप 3D कर रहे हो तो सारे डिस्टेंसेस एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे। एक्सिस आपकी z एक्सिस है और पार्टिकल्स किस में एक्स वाई में है, तो सब परपेंडिकुलर रहेंगे। तो जो भी डिस्टेंस अपन पढ़ रहे हैं वो सब परपेंडिकुलर है, सारे के सारे। जो भी आप R1 R2 लेते हो ना वो सब परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही रहते हैं, लिया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। हाँ ये पूछो पूछो इसका पूछो। मीनिंग क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने का? क्या कह रहे हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने का बेटा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने का मतलब क्या हुआ? सेम होने, अरे मतलब ये है कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग पार्टिकल्स लेके निकाल लो, चाहे रेडियस ऑफ जायरेशन पे जो पॉइंट है उस पॉइंट का निकाल लो। बात एक ही। क्या डेफिनेशन क्या कह रही रेडियस ऑफ जायरेशन की? यही तो कह रही रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि होल मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट और उसी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस का। तो रख दिया फ्रॉम द डेफिनेशन। चलिए आप निकाल के बताइए मुझे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एमओआई। कोशिश करिए। चलिए टॉर्क और एमओआई में रिलेशन, और हाँ वो रोटेशनल एनालॉग यूज करके डायरेक्ट मत लिख देना, मैं डेरिवेशन चेक करूंगा कि F इज इक्वल टू एम ए होता है तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। आधे तो इतना भी नहीं दिमाग लगा पाए होंगे। निकालिए टाउ और आई में रिलेशन निकालिए। चार स्टेप का डेरिवेशन, इस बार चार नहीं करके बताऊंगा। ये निकल जाए एंगुलर मोमेंटम को L एंड I, इसकी निकालिए। हिंट हिंट यहां से शुरू करिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? R इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां से शुरू करिए, आ जाएगा। कोशिश करिए।
देखिए सेम फिगर है, सेम पार्टिकल्स है, सबका R1 R2 R3 M1 M2 M3, ठीक। ये पार्टिकल्स, इसमें R अल्फा, हाँ निकालिए रिलेशन। इन सबकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है? ठीक है, निकाल के बताइए। सिंपलेस्ट डेरिवेशन ऑफ द चैप्टर, ये और इसके बाद वाला। और कुछ देख रहे, बचा तो नहीं है पढ़ाने स्कूल ड्राइवर में, इतना बड़ा चैप्टर है साला। देखिए देखिए कितना सिंपल है। A1 इज इक्वल टू R1 इंटू अल्फा, पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन, दूसरे पार्टिकल का R2 इंटू अल्फा, nth पार्टिकल का Rn इंटू अल्फा, एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M1 R1 अल्फा, दूसरे पार्टिकल पे फोर्स M2 R2 अल्फा, nth पार्टिकल पे Mn Rn अल्फा। फोर्स मिल गया ना। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियस वेक्टर R इंटू एफ। सो पहले पार्टिकल पे टॉर्क M1 R1 अल्फा इंटू R1, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कितना आ गया? दूसरे पार्टिकल पे नहीं 90 यू आर कंसीडरिंग अगेन व्हाट? मैग्नीट्यूड। तो ऑफकोर्स आपका 90 होगा। ठीक है, टाउ 2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली लास्ट वाले पे Mn Rn स्क्वायर अल्फा। टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा इन सब का? एडिशन। टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा इन सब का? सम। देखो 3 स्टेप हुए हैं। टाउ इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दो, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा डैश 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 Mn Rn स्क्वायर अल्फा। ठीक, क्या लिख दिया? कर दिया। अल्फा कॉमन, अंदर क्या बचा? क्या है ये? एक दो तीन चार स्टेप। अरे ये तो यार, ये तो मैं अगर नहीं भी लिखूं तो भी इस रैप में काउंट थोड़ी होता है। ऐसे निकालना है आपको, ये सीखना है, वरना रोटेशन इतना बड़ा है कि आप भूल जाओगे। लेकिन डेरिवेशन तो आने नहीं अब, तो भूल के भी क्या करोगे? रिलेशंस याद रखने का तरीका है एनालॉग पकड़ो, एनालॉग ही पकड़ो। मास, वहां पे क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे आपको टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है, मतलब फोर्स और मास में। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, एक्सेलरेशन इज।
तो फॉर्मूले तो ऐसे याद हो जाएंगे, डेरिवेशन ये रहा, एक्सेलरेशन से शुरू हुए। क्या कह रहे बेटा? कॉपी, अब एक मिनट कॉपी कर लेना, रुक जाओ 2 मिनट, पहले समझ लो। एक्सेलरेशन निकाला सब पार्टिकल का, फोर्स निकाल लिया सब पार्टिकल का, फोर्स आ गया तो टॉर्क आ गया, नेट टॉर्क क्या होता? सबका एडिशन कर दो, तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा अपने आप, आ जाएगा। हाँ क्या कह रहे? हाँ ये तुमने एक पार्टिकल का लेके, ये हमने एन पार्टिकल बॉडी का निकाला है ना, सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एज इट इज नोट कर लो, एज इट इज डायग्राम बना के, नो कंसीडरेशन नथिंग, बस आपको रिलेशन याद रखना। हाँ डायग्राम बना लो, नहीं बनाना मत बनाओ। रिलेशन बिटवीन कहां पे कह रहे बेटा? हाँ हाँ, तो वो कब करते? जब सम करते हैं, दो वेक्टर्स का सम या डिवीजन करते हैं। यहां पे अपन को अगर वेक्टर और मैग्नीट्यूड अलग अलग करना है तो वेक्टर में से डायरेक्शन हटा दो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा, समझ रहे? हाँ नॉर्मल, कोई मगजमारी नहीं है, सीधा सीधा है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको इतने वेक्टर्स में इसमें जाने नहीं है ही नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव में भी नहीं मिलेगा आपको। यहां पे घुमाते किससे? COM से, सेंटर ऑफ मास। डन। या फिर आप एक और चीज ध्यान रखिए, आपको अगर पूरा फॉर्मूला यूज करना है क्रॉस का तो साइन बार बार आएगा, तो हर जगह साइन 90 रहेगा, बिकॉज आप 3D में काम कर रहे हो, आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से सब परपेंडिकुलर है, तो आपका एट द एंड क्या आना है? साइन 90, समझ रहे हो? साइन क्या आना है? 90। देखो ना, अगर ये रेडियस वेक्टर है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? आर क्रॉस एफ। हम हमेशा मैक्सिमम कंडीशन का यूज करते हैं, जहां पे थीटा क्या है? कौन सी कंडीशन का? ये जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे ना, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी आर कंसीडरिंग द मैक्सिमम, साइन इज 90। हम लिखते थे ना I इज इक्वल्स टू आर अल्फा, या जो कुछ भी, अगेन वी आर कंसीडरिंग द, या टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ, वी आर कंसीडरिंग साइन, मैक्सिमम कंसीडर करते हैं हमेशा, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे समझो। मासेस वर्क, अच्छा मास बेटा n पार्टिकल सिस्टम है ना, तो उस चक्कर में वहां पे अपन वर्क लिख लेते, नहीं तो वो पता नहीं, आई थिंक एनसीईआरटी में भी और ये बुक में भी दे आर राइटिंग लाइक टोटल मास ऑफ द बॉडी वर्क कंसंट्रेटेड। यू कैन यूज बॉस, यू कैन यूज वर्क, इट्स नॉट एन इश्यू, यहाँ पे उतना तो चलिए टावर एन, अब एल और एमओआई में निकालिए, आ गया एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, वो तुम बता दोगे, फॉर्मूला तो निकाल लोगे ना, आई ओमेगा आएगा, वो तो मुझे भी पता है, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा आएगा, बिकॉज पी इज इक्वल्स टू एम भी होता है, निकालो। लेकिन
कोशिश करो, कोशिश करो, एल से लेके चलो इसमें। अब तोड़ते जाओ, पी आई को लिख लो एम आई वी आई, वी आई को लिख लो आर ओमेगा, बन जाएगा। हाँ तो आ जाएगा। आ गया। टी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा अगर आ गया मान लो, तो उसमें आई कहाँ है? अच्छा आ गया ना, आ गया, सबका आ गया होगा। दो रिलेशंस यूज करनी है, पी की जगह एम डी लिख दो और एम डी में वी की जगह आर ओमेगा लिख दो, तो आ जाए। एल आई इज इक्वल्स टू, देखो तो मैं वो आर आई क्रॉस पी आई वाले से करा के बता दूं। थीटा इज 90, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कोई एक पार्टिकल है दैट इज ith पार्टिकल, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल, आ गया। सिंस पी आई इज इक्वल्स टू एम आई वी, तो एल आई वेक्टर कितना हो जाएगा, आर आई, आर आई और पी आई की वैल्यू रख दो, एम आई आर आई ओमेगा इंटू, ठीक है, कितना हो जाएगा, एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, दिस इज माई एल आई, लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। टोटल निकालना, टोटल क्या कर दो, समेशन। सो एल आई का समेशन हो जाएगा एल वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, अब ठीक, समेशन एम आई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, ठीक है, या क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, तुमने वेक्टर फॉर्म में, तो हमने वेक्टर से कर दिया, हम किसी से भी कर सकते हैं। हाँ वही ये कह रहा था कि सर ये वेक्टर से करके बताओ, अभी अपन स्केलर से कर रहे थे, नहीं है जरूरी तो कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें कुछ करना थोड़ी है, तुम्हें तो टिक लगाना, कहने वाली बात, करने का समय तो गया जा कह रहे। तो ये हमने एक वेक्टर से करके दिखा दिया। ये हमने क्यों वेक्टर से करके दिखाया, इसके पीछे रीजन कि आपका एंगुलर मोमेंटम किसके डायरेक्शन में रहता है, ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखो ना, यहां घूम रहा ओमेगा, यही घूम रहा क्या, एल, एंगुलर मोमेंटम। सबके डायरेक्शन सेम रहते हैं, जिस डायरेक्शन में एल उसी डायरेक्शन में अल्फा, उसी डायरेक्शन में ओमेगा। क्या, हाँ ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन, हाँ हाँ वो क्या हो गया, हाँ ठीक है ना, तो यही तो क्रॉस हटा के आपके कैप लगा दिया, थीटा सॉल्व कर दिया। हाँ अच्छा, यहां आर आई पी आई साइन थीटा, ठीक है, पी आई इज इक्वल्स टू एम आई बी आई, रखते जाओ, कर लो, लिख लो। हाँ नहीं, कोई कंसिडरेशन,
कोई कंसिडरेशन नहीं। सर क्या लिख लो आप, हाँ, कि लीनियर, सर एक अगर मिनट हमने बेटा, खुद ही कर दिया, वो सिंपली जैसे हमने टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तो भी बीच में सही है, निकाला था वैसे तो कर भी लिया तो। सही है, तो भी सही है, तो भी सही है, तो भी सही है। एक्चुअल में ये इसलिए कर लीजिए क्योंकि एक हम लोग के टाइम पे डेरिवेशन था कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, तो लीनियर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस निकाला है ये डेरिवेशन, समझ रहे हो? सॉरी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। तो हेडिंग क्या डाली? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एमओआई अबाउट एन एक्सिस। लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, लीनियर नहीं, कौन सा है? एंगुलर। फिर यहां लिख लेना टोटल एल और खत्म। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है, एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 5 एप्लीकेशंस तो कम से कम बता दूंगा। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, वो देखा है जब अपन एक रोलिंग चेयर और हाथ में वेट लेके घूमते हैं, तो जब खोल के घूमते हैं तो वेलोसिटी कम रहती है, जैसे ही पास में ले आते हो तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि जब दूर रहते हैं ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहता है, समझ रहे हो? अब लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम तो टोटल कंजर्व्ड है। अभी समझा, टेंशन मत। ये लिख लो, हो जाए तो बताना। हो गया? ये तुम सब धीरे धीरे करके उस वाले बैच में जाते जा रहे हो क्या? मर्ज कर दे दोनों को। नो सर। रहने दो, सुखा है वैसे ही, आधे ऑनलाइन आधे ऑफलाइन आने। डाउट तो आगे ही पूछते हैं, 80 भी रहे हैं। अल्लाह तो उनको अभी शांत रहते हैं, अभी मैंने समझा दिया, एक आध तो डेली समझा दो। हटा दो। तुम यार कल तक लिखोगे क्या? तुम करो 5 मिनट, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी पढ़ाएंगे। तुम लोग इसको 5 ईयर प्लान बना दो, मुझे लगता है, लेकिन ठीक है, अपना सिलेबस भी बहुत हो गया, चलो आराम आराम से, दिक्कत क्या। अपने चक्कर में टेंशन दूसरे, पता है सुनाओ एक अपना 12th में क्या हुआ, सिलेबस एक्चुअली उनकी कॉन्टिन्यूस 1.5 घंटे क्लासेस लगी, कॉन्टिन्यूस, बीच में गैप गैप दे दे के। अब क्या है, अगर ये जो होता ना कि मैं बीच में क्यों नहीं कुछ कहता हूँ, क्लास के पहले क्लास के बाद जितनी मस्ती करनी है करो। क्लास में अगर अपन कॉन्टिन्यूस पढ़ लो ना 1 घंटे, तो वो सही रहता है, एक तो कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ता, दूसरा क्या रहता है कि खिंच के पढ़ाई हो जाती है। अब 12th का हो गया कोर्स आधा, अब अपने बच्चों को पता है कि अपन ने कैसे किया, और उसका इफेक्ट पड़ रहा है जो बच्चे नहीं आ रहे थे 12th के, अपने दूसरे टीचर्स क्या पढ़ रहे थे, उनने क्या किया, 60-60 पेज की नोट की पीडीएफ ले, पकड़ो ये, इनसे पढ़ो, और 3.5-3, 4-4 घंटे की लगाई क्लास। कितने कितने घंटे की एक दिन में? 4-4 घंटे की।
कि उनका इतना कोर्स हो गया, अपना हो नहीं पाया। अब तुमने अगर 4 घंटे की डेली क्लास लगा के भी और नोट्स ना लिखवा के आपने नोट्स की फोटोकॉपी देखी, सिर्फ समझाया, बच्चों के दिमाग में कितना चढ़ा होगा। मेरे बच्चे 1 घंटे में रो देते हैं तो आखिर बच्चे ही ना, क्या मतलब पढ़ना ना पढ़ना। इवन द 12th क्लास, यू नो, इट इज 12th, कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में कि आधी बुक उनकी कंप्लीट हो गई तो अपनी भी हो जाए। वाई? व्हाट इज द नीड? आराम से पढ़ो। मेरी क्लास भी तो चालू पहले हो गई थी और कॉन्टिन्यूस क्लासेस चली तो हो गया। अब तुम ये थोड़ी कि बच्चों को इस तरीके से कराओ कि बेचारे पागल हो गए वे तो। अब वो अभी क्या है कि 2-3 कोचिंग से बच्चे आए 12th के, अभी 12th में भी रिवीजन चल रहा है। 1 महीना हो गया, मतलब 15 दिन रिवीजन चल रहा है। तो हमारे बच्चों को पता है कि सर की टेंशन है नहीं है, हो जाएगा, फिर आराम से करेंगे तो भी 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कैसे ना कैसे। अब वो बच्चे वहां से आए हैं छोड़ के कि सर हम लोग को रिवीजन में ही बैठा लो, आप कम से कम पढ़ा दो, वहां को समझ नहीं। ये हालत है। तो क्या है कि दूसरी टीचर्स अफेक्ट होते हैं इस चीज से कि इनका जल्दी हो कैसे। हाँ, मैं नॉर्मली, मैं नहीं, मुझे जल्दबाजी की जरूरत है क्या? वो तो गया टाइम पे कोर्स। पहली बुक निपट गई मतलब कोर्स खत्म। दूसरी बुक में कुछ नहीं है। दूसरी बुक सिर्फ थ्योरेटिकल है, थर्मोडायनामिक्स, बल्क प्रॉपर्टीज, ग्रेविटेशन हो जाएगा ना, फिर पूरा वेव्स एंड ऑप्टिक्स इज अ डिफिकल्ट चैप्टर, वो समझना पड़ेगा। हाँ, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, तो दैट विल टेक टाइम। बाकी बीच की यूनिट सारी हलवा पूरी, वो सब हो जाएगा, वो सब उसमें आ जाएगा। थर्मोडायनामिक्स, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, फिर थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीट, वो भी हो जाएगा। सबने पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड बुक सिंपल है, लेकिन हाँ एमसीक्यू के लिए सेकेंड बुक ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज अच्छे क्वेश्चंस उठेंगे। थ्योरेटिकल है तो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अभी फिक्स थोड़ी है, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, देख रहे हो। टीकमगढ़ लॉकडाउन लगने वाला है 2-3 महीने, इश्यू है। ये बताने का सार ये था कि डोंट ट्राई, वैसे तुम लोग को जरूरत भी नहीं है ट्राई टू डिफ्लेक्ट होने, तुम लोग बेस्ट जगह, तो क्या ही किसी से डिफ्लेक्ट हो गए। बट बता रहा हूं कि अपन अपने हिसाब से, अब जैसे अपना कोर्स 12 का वहां रुक गया, क्यों? क्योंकि अपना प्लान के हिसाब से चल रहा है कि 1 महीने उनका एकदम वास्ट रिवीजन कराएंगे कि उनके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाए। तो अब एमसीक्यू पैटर्न हो गया ना, तो वी सॉल्व डेली 50 एमसीक्यू। आपके दोस्त होंगे सीनियर्स, उनसे पूछना। वी आर टोटली डूइंग द रिवीजन। 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं रिवाइज करके, और 3 दिन उसके एमसीक्यूज करते हैं। तो ऐसा करके 1 महीने में 6 चैप्टर रिवाइज खत्म होना। अब उनको सीधा पेपर में लिखना है। तो अगर आपने एक चैप्टर से मान लो 300 एमसीक्यूज भी कर लिए, तो 8 3 24, 2500 एमसीक्यूज बहुत होते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यही चीज अपन को करनी है। अपना ग्रेविटेशन कंप्लीट, रिवीजन चालू। 1 महीने करेंगे रिवीजन, नवंबर में आपका पेपर है। रिवीजन करके एमसीक्यूज निपटाएंगे सर। तुम्हारी मर्जी है, पहले करना होगा तो मैं पहले शुरू करवा दूंगा, बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी बचेगा, 3 महीने बचेंगे, 6 चैप्टर। तो एक काम करेंगे, ये बल्क प्रॉपर्टीज पहले करा देंगे। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, तुम लोग डिसाइड कर लेना कैसे करना। तुम्हें पता है हम तो करा सकते हैं 1 हफ्ते में 2 चैप्टर, 2 घंटा पढ़ाएंगे, बैठना आराम से, हमें क्या टेंशन। सो यू पीपल डिसाइड कि अगर 1-2 चैप्टर उस बुक के पहले करने हैं तो ग्रेविटेशन के बाद अपन बल्क प्रॉपर्टीज निपटा देंगे, फिर रिवीजन कर लेंगे। नहीं समझ रहे? ये मान के चलो 10 सितंबर के पहले आपका ग्रेविटेशन हो जाएगा, गारंटेड। फिर भी अपने पास 20 दिन सितंबर के बचेंगे, पूरा का पूरा अक्टूबर बचेगा और आधा नवंबर बचेगा। ठीक है, तो इतने में तो तुम बोलो तो सेकंड बुक भी निपटा फिर कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेना जैसा करना हो, काफी टाइम है, आराम से जाओ।
बस ये है कि रिवीजन करते रहना, अदरवाइज इतना पढ़ाना ना पढ़ाना सब करा का जरा। हाँ, और टेस्ट है आप लोगों का। ओके, अरे हाँ वो खिलाना, अभी रुको ना, अभी कहाँ जा रहे हैं?